अस्सलामुअलैकुम सामाईन, मुलाहिज़ा कीजिए प्रिंस वहशी बाय इब्न सफ़ी। इस पैगाम का मतलब हमीद ने दरवाजे से निकलते हुए पूछा। एंग्लो इंडियन उस वक्त इसी कोठी में है। फिर अब क्या इरादा है? हमीद ने पूछा। वो लॉन पर निकल आए थे। ग्रीन स्ट्रीट, कोठी नंबर 12 भी फरमाइए सरकार, दफतन पुष्ट से किसी ने कहा, और हमीद की गद्दी से कोई ठंडी सी चीज़ चिपक कर रह गई। दोनों ही रुक गए। फरीदी के पीछे भी एक आदमी नजर आया जिसने रिवाल्वर की नाल उसकी गर्दन से लगा रखी थी। चलते रहिए हजरात, किसी तीसरे आदमी ने कहा। हम आपको कोठी नंबर 12 तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हमारे लिए डूब मरने का मकाम है अगर हमारी स्टेट में अहमद कमाल फरीदी जैसे आदमी को किसी किस्म की तकलीफ उठानी पड़े। शुक्रिया। फरीदी का लहजा बेहद शेरी था, साथ ही उसके कदम भी उठ गए। हमीद को फिर एक ऐसी ही स्टेन गन दिखाई दी जिसे एंग्लो इंडियन के लिए इस्तेमाल की गई थी। पिछला दरवाज़ा खुला था। गर्दनों पर रिवाल्वर के दबाव ने उन्हें चुपचाप अंदर दाखिल होने पर मजबूर कर दिया। दरवाज़ा बाहर से मुक़फ़िल कर दिया गया था। गाड़ी हरकत में आ गई। बेहद शरीफ आदमी मालूम होते हैं, हमीद ने खुश होकर कहा। वो देखिए, सामने क्रेट में बियर की बोतलें भी रखी हुई हैं। गज़क के लिए तुम्हारे कबाब भी खासे लजीज साबित होंगे, फरीदी ने खुश्क लहजे में कहा। मैं तो ज़रूर पीऊँगा, खुदा की पनाह कैसी सर्दी है। मेरा ख्याल है कि बियर हराम नहीं है, क्योंकि मैंने अक्सर गधों को भी बियर पीते देखा है। बकवास बंद करो, मुझे सोचने दो। आज तो आप मुझे ही सोचने दीजिए। जब आप ये जानते थे कि वो हमें अच्छी तरह पहचानते हैं तो फ़ोन पर कोई पैगाम रिसीव करने की क्या ज़रूरत थी? टैक्सी का किराया बचाना चाहता था। ओह, तो आप दीदो दानिस्ता। कोई दूसरी गुफ्तगू। फरीदी का लहजा तहकुमाना था। अच्छा तो सुनिए, पिछले साल मैंने एक लड़की के सर पर मीनार देखा था। उसने कुछ उसी अंदाज में अपने बाल समेटकर सर के वस्त में जूड़ा सजाया था कि वह एक छोटा सा मीनार मालूम होता था। लेकिन परसों की बात है। हमीद ने खामोश होकर एक तवील सांस ली और फिर बोला। परसों एक ऐसी लड़की भी टकराई थी जिसने अपने बाल समेटकर इस तरह बांधे थे कि अपने लंगड़े घोड़े की तुम याद आ गई। मैंने पूछा, इस स्टाइल को क्या कहते हैं? बोली, पोनी टेल। मैंने कहा, तो उर्दू में टट्टून कहते होंगे। क्यों दम निकलता है? लड़की चिरागपा हो गई। कुर्सी पीछे ना खिसका लेता तो थप्पड़ गाल ही पर पड़ा होता। क्योंकि गुस्से में भी थी। हाँ, क्या मुसीबत है, 10 साल पहले की घटिया चीज़ें आज फैशन बन गई हैं। 10 साल पहले मेरे गांव की चमारियाँ इस तरह अपने बाल बांधा करती थीं। मेरे चचा की एक महबूबा थी, शेव कली चमार। वो उससे अक्सर कहा करते थे, ओ शेव कली, ओ हर्राफा, ये सर पर झाड़ू क्यों लटका ली, चोटी ऊंधा कर। आंटी चमारन का तस्करा बड़े बदतमीजी से कर रहे हो। फरीदी मुस्कुराया। आप इतने मुतमईन क्यों हैं? हमीद झंझला उठा। बेइत्मीनानी ज़मीन पर जन्नत नहीं तामीर करती है। अब कुछ नहीं पूछूंगा। हमीद फिर झल्ला गया। गाड़ी के उस हिस्से में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। दफतन ड्राइवर वाली सीट के दरमियानी दीवार में एक छोटी सी खिला पैदा हो गई और दूसरी जानिब से किसी ने उन्हें मुखातिब किया। सफ़र तवील नहीं है, बियर के अलावा सोडा और विस्की भी वहाँ मौजूद है। शौक़ फरमाइए। शुक्रिया, फरीदी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं सिर्फ खून पीता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हिज़ हाइनेस को जानवरों से बड़ी दिलचस्पी है। वो खुद किस ज़माने में पकड़े गए थे? हमीद ने बड़ी संजीदगी से सवाल किया। गुस्ताख, कोई दूसरा गुर्राया। खामोश रहो वरना ज़ुबान गद्दी से खींच ली जाएगी। खामोश रहो फर्जंद, अभी हम खुद ही देख लेंगे कि वो किस पाए का जानवर है, फरीदी बोला। साथ ही अगली नशिस्त वाली खिड़की भी बंद हो गई। हमीद फिर थोड़ी देर खामोश रहकर बोला, भागते रास्ता ना मिलेगा। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन अब क्या हो सकता है। फिर भी इतना याद रखो कि तुम ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाओगे। मैं नहीं समझा। अगर मैं गाड़ी से उतरते ही कुछ शुरू कर दूं तो मेरा हाथ बटाने की ज़रूरत नहीं। यानी मैं दम पर खुद खड़ा रहूँगा? कतई मसलहत। फजूल बकवास ना करो, जितना कहा जाए उससे ज़्यादा ना करना। फरीदी की आवाज़ इतनी ही नीची थी कि हमीद के अलावा और कोई ना सुन सकता था। फिर मैं अपने बचाव के लिए क्या करूँगा? मुझसे नफ़रत का इजहार और उनका एतमाद हासिल करने की कोशिश। और अगर काम आ गया तो मैं सब्र कर लूँगा। फरीदी की संजीदगी बरकरार रही। फिर वो दोनों ही किसी सोच में गुम हो गए। इंजन के हल्के से शोर की यकसानियत हमीद के जहन को बेदारी की सतह से नीचे लिए जा रही थी। कुछ देर के बाद यह बैग उसने झुरझुरी ली और सीधा होकर बैठ गया।
कम कुव्वत वाले बल्ब की धुंधली सी रोशनी में फरीदी के चेहरे पर उसे न जाने क्यों अजनबियत सी नज़र आ रही थी। होशियार, फरीदी आहिस्ता से बोला। हमीद ने भी महसूस किया था कि गाड़ी की रफ्तार कम हो रही है। गाड़ी के रुकने के धचके के साथ ही फरीदी एक जानिब थोड़ा सा झुका और फिर उसी पोजीशन में साकित और सामित हो गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उस झटके के साथ जिस्म और रूह का राब्ता भी मुनक़ता हो गया हो। हमीद बौखलाए हुए अंदाज में आंखें फाड़ने लगा। फिर कुछ कहने ही वाला था कि किसी ने दरवाज़ा खोला। नीचे आओ, तहक़्क़ुमाना लहजे में कहा गया। रिवाल्वर की नाल उनकी तरफ उठी हुई थी। फरीदी उसी तरह झुका हुआ दरवाजे की जानिब खिसका और फिर हमीद को ऐसा मालूम हुआ जैसे वो उन दोनों मुसल्लह आदमियों के दरमियान से तैरता हुआ गुजर गया। उन दोनों के सर एक दूसरे से टकराए थे और फिर जितनी देर में वो समझते फरीदी ने 2 फायर झोंक मारे और फिर अच्छा खासा हंगामा बर्पा हो गया। रह दर पे फायर और चीखें। हमीद ने औसान ख़ता न होने दिए। वो अच्छी तरह जानता था कि फरीदी क्या चाहता है, इसलिए वो चुपचाप गाड़ी ही में बैठा रहा। हालांकि जेब में रिवाल्वर मौजूद था। उसका अंदाज़ा था कि गाड़ी किसी इमारत के कंपाउंड में रोकी गई है। वो गया, वो उधर, कोई चीखा और बैग वक्त कई फायर हुए। हमीद ने सोचा इस तरह बैठे रहना तो मुनासिब नहीं है, कतई गैर मुंतफ़ी कि एक साथी तो इस तरह निकल गया और दूसरा हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। वो कभी यकीन ना करेंगे कि इसमें भी कोई चाल ना होगी। फिर क्या किया जाए? उसने चारों तरफ देखा। बिलाखिर एक ऐसी जगह नज़र आ ही गई जिससे सर टकरा देने पर पेशानी की खाल यकीनी तौर पर फट जाती। फिर कबल इसके कि कोई गाड़ी की तरफ दोबारा मुतवज्जा होता, वो फर्श पर ढेर नज़र आया। पेशानी से खून की चादर चेहरे पर आई थी। वो मुतमईन था कि सर्दी की शिद्दत की वजह से खून की ज़्यादा मकदार ज़ाया ना हो सकेगी। ज़ख्म पर खून जल्दी जम जाएगा। पेशानी दर्द से फटी जा रही थी, लेकिन चोट इतनी शदीद भी नहीं थी कि वो बेहोश हो जाता। वैसे मकसद यही था कि वो उसे बेहोशी की ही हालत में उठाएं। कुछ देर बाद उसने अपने करीबी आवाज़ें सुनी। पहले किसी ने चीख कर कहा था, दूसरा गाड़ी में बेहोश पड़ा है। फिर वो उसे गाड़ी से उठाकर कहीं लाए, लेकिन हमीद फ़िलहाल आंखें नहीं खोलना चाहता था। कोई गरज रहा था, हरामज़ादो, एक आदमी न पकड़ा गया, मैं तुम्हारी बोटियाँ उड़ा दूँगा अगर 5 घंटे के अंदर अंदर उसकी लाश मेरे सामने न लाई गई। उसके जवाब में हमीद ने कुछ ना सुना। वैसे उसका अंदाज़ा था कि वहाँ कम से कम 1 दर्जन आदमी मौजूद हैं। इसे होश में लाओ। वही आदमी फिर गरजा। फिर 3 मिनट के अंदर ही अंदर हमीद ने अपने बाएं बाजू में इंजेक्शन की चुभन महसूस की। फ़ौरन होश में आना चाहिए, कोई गुर्राया। अंदाता 4था मिनट नहीं गुजरने देगा, गिड़गिड़ाकर जवाब दिया गया। हमीद ने सोचा, अच्छी बात है बेटे डॉक्टर, मैं तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं लगने दूंगा। उसने कराह कर करवट बदली, लेकिन आंखें न खोली। फिर वो इस तरह हाथ पैर पटकने लगा जैसे किसी ने अधकटी गर्दन समेत उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया हो। क्या ये मर रहा है? बड़ी लापरवाही से पूछा गया। पता नहीं अंदाता। शराब। शायद ये चमड़े के चावक की आवाज़ थी। किसी के हलक से तिलमिलाते हुई सी चीख निकली और फिर कहा गया, तू नहीं जानता कि ये मर रहा है? डॉक्टर है तू, स्टेट ने तुझ पर हज़ारों खर्च किए हैं, हरामखोर। शराब। फिर चावक की आवाज़, लेकिन इस बार शायद पिटने वाला खुद पर काबू पाने में कामयाब हो गया था। हमीद ने सोचा, अब उठ ही जाना चाहिए। बहरहाल वो आंखें मलता हुआ उठ बैठा, लेकिन फ़ौरन ही आंखें खोल देने की बजाय झूमता हुआ बड़बड़ाया, ख्वाह तुम मुझे मार ही डालो, मैं अब उस मुलाजमत में नहीं रह सकता। मारो, हाँ मारो, इतनी ज़ोर से मेरा सर टकराओ कि उसके परखचे उड़ जाएं। इंस्पेक्टर, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। जग बैग किसी ने उसे झंझोड़ कर रख दिया और फिर उसने आंखें खोली, लेकिन थोड़ी देर तक उसी अंदाज में आंखें फाड़ता रहा जैसे कुछ दिखाई ही न देता हो। हालांकि वो उस वहशतज़दा आदमी को बखूबी देख रहा था जिसके हाथों में बटे हुए चमड़े का चाबुक था। सीधे खड़े हो जाओ, दफतन एक आदमी गुर्राया। मैं कहाँ? हमीद किला में घूरता हुआ बोला। कोर्निश बजा लाओ, तुम हिज हाइनेस के हुजूर में हो, जवाब मिला। ओह खुदाया, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं? हमीद की एक्टिंग शानदार थी। वो उछलकर खड़ा हो गया, फिर इस तरह झुका जैसे मुंह के बल गिर पड़ेगा। क्या बक रहे थे तुम? वहशतज़दा वालिय रियासत ने चाबक को जुम्बिश दी। अंदाता, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हुजूरी हासिल हो सकेगी। क्यों? बाएं अबरू में तनाव पैदा करते हुए पूछा गया। वो दरिंदा है, अपनी दानिश में तो उसने वो हमला मार डालने ही के लिए किया था। किसने? हिज हाइनेस का लहजा नर्म था।
میرے باس فریدی نے، وہ درندہ ہے انداتا۔ میں اسے سمجھا رہا تھا کہ رتن پور کی بہت بڑی سرکار ہے، جہاں لاٹ صاحب کی دال بھی نہ گلتی ہو، وہاں ہم مسخرے کس شمار و قطار میں ہوں گے۔ لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ پھر جب ہم یہاں لائے جا رہے تھے تو میں نے راستے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر ہم سرکار میں پہنچتے ہی معافی مانگ لیں تو شاید بخش دیے جائیں۔ بس انداتا وہ کسی بھوکے شیر کی طرح بکھر گیا۔ کیسی حیوانیت سوار تھی اس کے حملے میں، میرے خدا! حمید نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر رتن پور کا والی بولایا، تصویروں کا پیکٹ کہاں ہے؟ سرکار، وہ تو کسی نامعلوم حملہ آور نے مجھ سے چھین لیا تھا، حمید نے کہا اور پوری کہانی دہرا دی۔ پھر چند لمحے خاموش رہ کر بولا، میں بالکل بے قصور ہوں سرکار، مفت میں مارا جاؤں گا۔ اگر کبھی اس ملازمت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کروں تو وہ دھمکی دیتا ہے کہ ساری عمر جیل میں سڑا دوں گا۔ وہ کتنا بڑا سازشی ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ بکواس بند کرو، یہاں جھوٹ بولنے کی سزا موت ہے۔ سرکار انداتا، میں کیسے یقین دلاؤں؟ تصویریں تم نے دیکھی تھیں؟ دیکھی نہیں انداتا، کس قسم کی تصویریں تھیں؟ قسم میں نہیں سمجھا سرکار، یعنی کہ بس ویسی ہی جیسی؟ ختم کرو، میں دیکھوں گا۔ وہ حمید کو گھورتا ہوا بولا، پھر ایک آدمی کی طرف مڑ کر کہا، سکتر صاحب، اسے ریچھ ہو کے کٹگھرے میں دھکیل دیا جائے۔ ہولی فادر! حمید اچھل پڑا، لیکن والی ریاست حکم دینے کے بعد اتنی تیزی سے ایک دروازے میں مڑ گیا تھا کہ وہ فریاد بھی نہ کر سکا۔ سیکریٹری بڑبڑا رہا تھا، یہ احمق خواہ خود کو ریچھوں سے لچوانے آتے ہیں۔ امید تو کیا واقعی؟ حمید نے حیرت سے آنکھیں پھاڑیں۔ ذرا ہی سی دیر میں معلوم ہوا جاتا ہے۔ سرکار کو یقین نہیں آیا تمہاری باتوں پر؟ یقین نہ کرنے کی وجہ؟ حمید جھلا گیا۔ آخر تم دونوں نے رتن پور کا رخ کیوں کیا تھا؟ سیکریٹری نے پوچھا۔ شامت نے گھیرا ہوگا، میں کیا جانوں، وہ تو مجھے کسی گدھے کی طرح جوتے پھرتا ہے، یہ بتائے بغیر کہ کسی فعل کا مقصد کیا ہے۔ پہلے اس نے مجھے یہاں نہ صرف یہ کہہ کر بھیجا کہ میں فلیٹی میں قیام کروں، پھر خود بھی آ پہنچا اور یہیں آ کر بتایا کہ وہ کملا کے قاتلوں کی تلاش میں ہے۔ کہنے لگا کہ اس میں ہز ہائنس کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، اگرچہ یہ حقیقت ہے تو ہمیں چپ چاپ یہاں سے چلنا چاہیے، بھلا ہز ہائنس سے کوئی ٹکر لے سکے گا؟ سیکریٹری چند لمحے حمید کو گھورتا رہا، پھر بولا، ہز ہائنس کے علاوہ اور کوئی بھی اس پیکٹ میں دلچسپی نہیں لے سکتا۔ لیکن وہ پیکٹ ہز ہائنس تک نہیں پہنچا۔ حمید نے کچھ سوچتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ کملا کے کوارٹر میں شاید وہ پیکٹ بھی تلاش کیا گیا تھا۔ تمہیں ان باتوں سے سروکار؟ سیکریٹری غدایا، قطعی نہیں، لیکن شاید میں کوئی کام کی بات بتا سکوں۔ یعنی وہ پیکٹ تمہارے ہی کسی آدمی نے مجھ سے چھینا تھا۔ بکواس، اس طرح وہ ہز ہائنس تک ضرور پہنچتا۔ نہیں سمجھے؟ ہاں، حمید نے قہقہہ لگایا۔ نہیں سمجھ سکتے، میں پوری طرح سمجھ سکا ہوں۔ لے چلو، سیکریٹری دوسروں کی طرف دیکھ کر بتایا۔ سنو پیارے، حمید کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ نظر آئی، ہم تو سر ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، لیکن میری موت تمہارے ہز ہائنس کے لیے بڑی پریشانیاں لائے گی۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور سیکریٹری کو بتایا، کیوں؟ مجھے کسی غدار کی پرچھائیاں نظر آ رہی ہیں۔ حمید یک بیک سنجیدہ ہو گیا، چند لمحے خلا میں گھورتا رہا، پھر سیکریٹری کی طرف دیکھے بغیر بولا، بلا شبہ وہ تمہارا ہی کوئی آدمی تھا جس نے میری جیب سے پیکٹ نکالا تھا۔ لیکن حمید نے قہقہہ لگایا، لیکن چلتی سنجیدگی اختیار کر کے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ ہز ہائنس کو بلیک میل کرے گا۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہونے لگا جیسے حمید کے یہ الفاظ بموں کی طرح ان کے سروں پر پڑے ہوں۔ قبرستان کا سناٹا چھا گیا، پھر دفتن دروازے کی جانب سے آواز آئی، ٹھہرو۔ رتن پور کا والی دروازے میں کھڑا حمید کو گھور رہا تھا۔ حمید ایک بار پھر بوکھلائے ہوئے انداز میں جھکتا چلا گیا۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس بار وحشت زدہ والی ریاست کے لہجے میں نرمی تھی۔ وہ حمید کو پھر گھورنے لگا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس کے ذہن کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یک بیک اس نے کہا، میرے ساتھ آؤ، اور دوسری طرف مڑ گیا۔ روزہ اتنی تھک گئی تھی کہ صرف ایک ہی منزل کے زینے بے حد گرا گزرے۔ وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچ کر رک گئی، غالباً قفل کھولنے سے پہلے کچھ دیر دم لینا چاہتی تھی۔ پھر کسی نے اس کا شانہ چھو کر کہا، مجھے بے حد افسوس ہے۔ وہ چونک کر مڑی، سامنے خضران کھڑا تھا۔ ٹھنڈی سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں نہیں سمجھی جناب۔
मैं उस वक्त नशे में था मोहतरमा। कब? रोज़ा ने तजाहिल से काम लिया। वही कैमरे वाली बात। अरे वो तो कुछ नहीं, रोज़ा हंस पड़ी। मेरा काम ही यही है कि ऐसे मौके पर झिड़कियाँ सहूँ। बड़ी अच्छी तनख्वाह मिलती है मुझे जनाब। ओह कितना गहरा तंज है। वो भर्राई आवाज़ में इस तरह बड़बड़ाया जैसे खुद से मुखातिब हो। फिर बड़ी लजाजत से बोला, क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकेंगे? ज़रूर ज़रूर, तशरीफ़ लाइए। रोज़ा कमरे का पुल खोलने के लिए आगे बढ़ती हुई बोली। कुछ देर बाद वो दोनों सिटिंग रूम में नज़र आए। खिज़रान सर झुकाए बैठा था और रोज़ा मुस्तवाना अंदाज में बार बार पहलू बदल रही थी। फिर आखिर जब बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होने लगी तो उससे ही पहल करनी पड़ी। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ? अब और ज़्यादा शर्मिंदा न कीजिए, उसने सर उठाकर कहा। रोज़ा को उसकी आंखों में मोटे मोटे कतरे नज़र आए। मैं नहीं समझी जनाब। खिज़रान ने दूसरी तरफ मुँह फेर कर आँखें पोंछीं और फिर उसकी तरफ देखे बगैर बोला, मुझे नशे में बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है। फिर नॉर्मल हालत में इतनी शर्मिंदगी होती है कि खुदकुशी कर लेने को दिल चाहता है। ओह कोई बात नहीं है। आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैंने बुरा नहीं माना था? दफतन किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और वो चौंक पड़े। कम इन, रोज़ा ने कहा और दरवाज़ा खुला। दो आदमी अंदर दाखिल हुए। रोज़ा बौखला कर खड़ी हो गई। वो उनके सीने पर लगे हुए सुर्ख रंग के बैजों को घूरे जा रही थी। तशरीफ़ रखिए जनाब, उसने उनसे कहा। वो बैठ ही रहे थे कि खिज़रान रोज़ा से इजाज़त तलब करके उठ गया। उसने उन दोनों को देखते ही अपनी नाक पर रुमाल रख लिया था और 2 बार छींका भी था। उसके चले जाने पर रोज़ा ने बड़े खौफज़दा अंदाज में उन लोगों की आमद का मकसद पूछा था। तीसरी मंजिल के खिज़रान नामी किसी आदमी के बारे में पूछ करनी है। खिज़रान? वो अभी आपके सामने यहाँ से उठे हैं। क्या? दोनों ने एक बैग कहा और उछलकर खड़े हो गए। फिर वो इतनी तेज़ी से बाहर निकल गए थे कि रोज़ा के होंठ खुले के खुले रह गए। गालबन उसने कुछ कहना चाहा था। आंखों में उलझन के आसार लिए वो बाथरूम की तरफ मुड़ गई। रतनपुर का वाली हमीद को घूर रहा था और हमीद इस तरह सर झुकाए बैठा था जैसे उससे पहले बहुत कुछ सुनता रहा हो। दफतन प्रिंस बोलाया, अगर ये बात गलत निकली तो मैं तुम्हारे टुकड़े उड़ा दूंगा। सच सरकार, हमीद हकलाया। मैंने तो अर्ज़ किया था कि वो नामालूम हमला आवर खिज़रान भी हो सकता है। मैंने यकीन के साथ तो नहीं कहा। अच्छा तो यही साबित करो कि मेरा कोई आदमी मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। वक्त साबित कर देगा सरकार। मैं जादूगर तो नहीं हूँ, लेकिन ज़हनी तरबियत भी कोई चीज़ है। हज़ारों ऐसे केस नज़रों से गुजरे हैं। पिछले साल एक गधी ने ज़ोर से लात मारी थी। बकवास बंद करो, सुन तो लीजिए सरकार। वो ऐसा अदीमुल फुर्सत गधा भी नहीं था कि खामखा लात मार देता। उसे मजबूर कर दिया गया था कि वो लात मारे। क्या तुम नशे में हो? प्रिंस ने खुखार लहजे में कहा। सरकार पूरी बात सुन लें। लात खाने के बाद मैं तो बदहवास हो गया था, लेकिन किसी होशमंद ने मेरी जेब साफ कर दी थी। तो कहने का ये मतलब कि जो शख्स आपको ब्लैकमेल करना चाहता है वो खुलकर कभी आपके सामने नहीं आएगा, किसी ऐसे आदमी को सामने लाएगा जिसे आप जानते ना हो। प्रिंस किसी सोच में पड़ गया। कुछ देर तक उसकी उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर चलती रहीं। फिर वो हमीद की आंखों में देखता हुआ फिक्रमंद लहजे में बोला, मगर उस पैकेट की अहमियत से मेरा कोई आदमी भी वाकिफ नहीं। सरकार 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 सरकार, क्या बकते हो? जिस पैकेट के लिए एक कत्ल हो गया वो उसकी अहमियत का क्या पूछना। एक बार एक लड़की ने मुझे आंख मारी थी। शटअप। यकीन कीजिए वो लड़की हरगिज़ नहीं थी, लड़की की माँ थी। लड़की तो दफतन एक आदमी पर्दा हटाकर कमरे में दाखिल हुआ और ताज़ीमन झुककर बोला, रेड बेजिस योर हाइनेस, आने दो। प्रिंस ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। उसके जाने के बाद ही 2 आदमी अंदर आए। उनके सीनों पर सुर्ख रंग के बैज लगे हुए थे। अंदाता, उनमें से एक बोला। खिज़रान नाम का एक आदमी फ्लैटी में मौजूद था। हमने उसे हाउस डिटेक्टिव के कमरे ही में देखा, लेकिन उसने हमें देखते ही अपना मुँह रुमाल से ढाँक लिया। वो कहाँ है? कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करो। प्रिंस दहाड़ा। वो तो हमें देखते ही उठ गया था। बात को मालूम हुआ कि हमें जिस आदमी की तलाश थी वो निकल गया ना। प्रिंस अपनी जान पर हाथ मारकर खड़ा हो गया। सच सरकार, अगर हम उसे पहचानते होते। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो, नमक हराम। वो सर झुकाए खड़े रहे और हमीद बड़बड़ाया, बहुत चालाक आदमी मालूम होता है। फिर प्रिंस से बोला, सरकार इजाज़त हो तो मैं भी उनसे कुछ पूछूं।
प्रिंस जो कहर आलूद नज़रों से उन दोनों को घूर रहा था हमीद की तरफ मुतवज्जो तक न हुआ। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे वहाँ किसी चौथे आदमी के वजूद का इल्म ही न हो। दफतन वो सर्द लहजे में बोला, तुम दोनों 10 गज के फासले से दौड़कर अपने सर टकराओ। योर हाइनिस, हमीद ने कुछ कहना चाहा। शट अप। हमीद फिर कुछ न बोला। वो दोनों एक दूसरे से दूर हटते गए और फिर इस तरह रुके कि दोनों के चेहरे एक दूसरे की जानिब थे। जल्दी करो, प्रिंस ने चमड़े का शाबक फर्श पर मारते हुए कहा। वो दोनों झुके और उछल उछल कर आपस में सर टकराने लगे। हमीद को हंसी भी आ रही थी और खौफ भी महसूस हो रहा था। वो भैंसों की तरह सर टकरा कर चीखते रहे और कराहते रहे। कभी कभी ढेर भी हो जाते, लेकिन उन्हें फिर उठना पड़ता। जब तक ना उठते वहशतज़दा हुक्मरान का चाबक उन पर बरसता रहता। फिर कुछ देर बाद उनमें से एक कतई तौर पर बेहोश हो गया। तब दूसरा फर्श पर दो जानों होता हुआ गड़गड़ाया, योर हाइनिस, इस अज़ियत से तो यही बेहतर है कि आप हमें गोली मार दें। प्रिंस ने स्विच बोर्ड पर लगे हुए एक स्विच का पुश बटन दबाया। कहीं दूर से घंटी की आवाज़ आई और एक आदमी कमरे में दाखिल होकर कॉर्निश बजा लाया। सेक्रेटरी को बुलाओ, प्रिंस ने कहा और उल्टे पांव वापस आ गया। सरकार, इजाज़त हो तो अब मैं उससे कुछ पूछूं, हमीद ने कांपती ही आवाज़ में कहा। बड़ी लापरवाही से सर हिलाकर इजाज़त दी गई। हमीद थके हुए आदमी से मुखातिब हुआ, तुम्हें यकीन है कि उसने तुम्हें देखते ही मुंह पर रुमाल रखा था या इसकी और कोई वजह रही होगी? मैम, मेरा यकीन है। पहले तो हमने ख्याल नहीं किया था, लेकिन उसके उठ जाने के बाद हमें जब मालूम हुआ कि वही खजरान, वो दम लेने के लिए रुक गया, बुरी तरह हाँफ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब भी वो बेहोश हो जाएगा। पलकें झुकी पड़ रही थी। उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी और फिर बोला, जब ये मालूम हुआ कि खजरान था तो ख्याल आया कि हमारे सुर्ख बैचेस पर नज़र पड़ते ही वो नाक पर रुमाल रखकर 2-3 बार छींका था और कमरे से चला गया था। मुझे यकीन है कि यही हुआ होगा, हमीद ने सर हिलाकर कहा। वो बहुत चालाक आदमी मालूम होता है। क्योंकि वो अपने दांतों की वजह से हज़ारों में पहचाना जा सकेगा, इसीलिए उसने नाक पर रुमाल रख लिया था। मेरे साथ आओ, प्रिंस उठता हुआ हमीद से बोला। फिर दरवाजे के करीब रुककर ज़ख्मी आदमी की तरफ मुड़ा। अगर तुम्हारी मौत से पहले सेक्रेटरी आ जाए तो उसे रूम नंबर 12 में भेज देना। अंदाता। वो दोनों हाथ फैलाकर मुंह के बल फर्श पर चला आया। हमीद प्रिंस के पीछे चल रहा था। रूम नंबर 12 में पहुंचते ही उसकी अक्ल गद्दी से खारिज हो गई। मगरिबी तर्ज के 7 बज रहे थे और 1.5 दर्जन नीम हुरिया लड़कियां चारों तरफ चलती फिर रही थीं। प्रिंस ने उस जगह को रूम नंबर 12 के नाम से याद किया था, लेकिन वो तो हॉल था और इतना बड़ा हॉल आज तक हमीद की नज़रों से नहीं गुजरा। अरे बाप रे, हमीद ने आंखों पर दोनों हाथ रख लिए और चलते चलते रुककर इस तरह कांपने लगा जैसे सर्दी खाया हुआ बकरी का बच्चा हो। साथ ही वो बड़बड़ाया जा रहा था, अरे खुदा, तूने मेरे बाप के गुनाह पिछले साल ही माफ़ कर दिए होंगे, अब मेरे गुनाह भी माफ़ कर दे। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। माई गॉड, क्या बकवास है। प्रिंस ने उसका गिरबान पकड़कर झटका दिया। सर्दी लग रही है योर हाइनिस। हमीद हाथ जोड़कर गिड़गड़ाया, ऐसी जगहों पर अक्सर मुझे निमोनिया भी हो गया है। प्रिंस ने कहकहा लगाया। लड़कियां उनके करीब आ गई थीं। हमीद बदस्तूर आंखें बंद किए कांपता रहा। जिस्म की यह कपकपाहट अब मौसीकी से भी किसी हद तक हमाहंग हो गई थी। प्रिंस ने लड़कियों के नरगे से बाहर जाते हुए उन्हें किसी किस्म का इशारा किया और वो यकबैग हमीद पर टूट पड़ी। अरे अरे, हमीद ने खामखा चीखना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ, अरे छन अख छीन, मरा सरकार, नज़ले की तहरीक शुरू हो गई, अख छीन, निमोनिया भी हो जाएगा। वो उसे एक दूसरी पर धकेलती रही। फिर कुछ देर बाद प्रिंस की आवाज़ गूंजी, हट जाओ, अलग हटो, नगमा बंद करो। मौसीकी की लहरें फिजा में इर्ताश पैदा करती हुई सन्नाटे में गुम हो गईं। लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थीं। हाथ हटाओ आंखों से, प्रिंस ने गज़बनाक होकर हुक्म दिया और हमीद के हाथ झटके के साथ पहलुओं में झूल गए। वो इस तरह खड़ा था जैसे पुष्ट पर कोहान निकल आया हो। सीधे खड़े हो जाओ। हमीद किसी रबड़ के बबूले की तरह अकड़ गया। प्रिंस का सेक्रेटरी सामने ही मौजूद था। उसका हुलिया फिर बताओ और अपने बॉस का भी, प्रिंस ने हमीद को घूरते हुए कहा। फिर सेक्रेटरी से बोला, नोट करो। हमीद ने खजरान और फरीदी के हुलिये बयान किए और सेक्रेटरी नोट करता रहा। जब वो नोटबुक बंद कर चुका तो प्रिंस ने स्टेट की नाकाबंदी का हुक्म देते हुए कहा, 1 घंटे के अंदर अंदर ये
दोनों हुलिये सारे नाकों पर पहुंच जाने चाहिए। रेलवे स्टेशनों पर सारी ट्रेनें उस वक्त तक रोकी जाएं जब तक कि उनकी तलाशियां ना हो जाएं, और उस लड़की रोज़ा को यहाँ हाजिर करो। उसके लिए सिर्फ 22 मिनट दे सकता हूँ। सेक्रेटरी ताज़ीम के लिए झुका और बाहर निकल गया। हमीद दम बखुद खड़ा था। प्रिंस उसकी तरफ मुड़ा। कबल इसके खुद कुछ कहता हमीद हाथ जोड़कर बोल पड़ा, सरकार, मेरी भी एक अर्ज़ है। मैं जानता हूँ कि मुझे माफ़ नहीं किया गया। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मरने से पहले मेरी एक ख्वाहिश ज़रूर पूरी होनी चाहिए। प्रिंस ने सवालिया अंदाज में भौहें चढ़ाईं। फरीदी को मेरे हवाले कर दिया जाए ताकि मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ सकूं। क्यों? उसने मुझ पर बेशुमार मज़ालिम किए हैं। सबसे बड़ा जुल्म तो ये कि मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। आज तक शादी ना होने दी। अभी पिछले महीने की बात है, एक जगह बात लगी थी, वहाँ पहुंचकर भीड़ मार दी। लड़की वालों से जड़ दिया कि मैं चर्स पीता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम किस किस्म के आदमी हो। प्रिंस के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट नजर आई। हद हो गई सरकार। एक जगह तो यहाँ तक कह दिया था कि अब तक 3.5 दर्जन लड़कियों से इश्क कर चुका हूँ। 3.5 दर्जन! अरे बाप रे! वो फिर किसी चोट खाए हुए मेंढक की तरह कांपने लगा। तुम गधे हो। जी सरकार। हमीद ने फिर हाथ जोड़ दिए। लड़कियाँ भी यही समझती हैं, लेकिन ठहरो, तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। वो स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ता हुआ बोला। गालबन उसने किसी पुश बटन पर उंगली रखी थी। हमीद की पुश्त वाली दीवार से हल्की सी चहचहाहट बुलंद हुई और उसने एक चोर दरवाज़ा नमूदार होते देखा। लेकिन ठीक उसी वक्त लड़कियों ने चीखना और भागना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही मालूम हो रहा था जैसे भेड़ों के गले में कोई भेड़िया घुसाया हो। प्रिंस ने चाबक घुमाकर उसके मजमे में फेंका। एक लड़की की टांग चाबक से उल्टी और वो धड़ाम से फर्श पर चली आई। दूसरी लड़कियां मुख्तलिफ दरवाज़ों से बाहर निकल चुकी थीं। चाबक से उलझकर गिरने वाली उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कामयाबी नसीब न हो सकी क्योंकि उसके गिर्द चाबक के बलों में इजाफा ही होता जा रहा था। वो चीख रही थी, बिलबिला रही थी, और हमीद मुतहय्याराना अंदाज में खोपड़ी से हिला रहा था। समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। फिर दफतन उस चोर दरवाजे का ख्याल आया जिसके नमूदार होते ही ये हंगामा बर्पा हो गया था। वो तेज़ी से उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन फिर इस तरह सन्नाटे में आ गया जैसे अचानक रूह कब्ज़ कर ली गई हो। दरवाजे में एक रीछ नज़र आया जो पिछली टांगों पर खड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। प्रिंस ने हमीद से कहा, डरो नहीं, वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जा भी नहीं होगा। स्विच बोर्ड पर सुर्ख रंग वाला पुश बटन दबा दो। हमीद बौखलाए हुए अंदाज में स्विच बोर्ड की तरफ झपटा। वो सचमुच बदहवास हो गया था। बटन पर उंगली पड़ते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दीवारें धड़ाम से नीचे आ पड़ी हों। लेकिन वाक़या सिर्फ इतना सा था कि बटन दबाते ही हॉल के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। शायद उन दर्रों में ऊपर की तरफ फैलाए थीं जिनसे फर्श पर तख्ते फिसल आते थे। अब प्रिंस ने लड़कियों को चाबक के बलों से आज़ाद हो जाने दिया। रीछ पर नज़र पड़ते ही लड़की ने और ज़्यादा चीखना और बिलबिलाना शुरू कर दिया था। अब वो चारों तरफ दौड़ती फिर रही थी और रीछ उसका ताक़ुब कर रहा था। एक बार रीछ ने झपट कर उसे धक्का दिया और वो फर्श पर ढेर हो गई। रीछ फिर सरोकत खड़ा हो गया। चीखते चीखते लड़की का गला रुंध गया था। रीछ 2-4 कदम पीछे हटा और दोबारा लड़की पर झपटने ही वाला था कि सामने वाले रोशनदान से पै दर पे फायर हुए। रीछ लड़खड़ाया और ढेर हो गया। एक गोली सीने पर पड़ी थी और दूसरी फैले हुए दहाने में जा घुसी थी। ये कौन है? प्रिंस हलक फाड़ कर दहाड़ा। अहमद कमाल, फरीदी के अलावा और कौन हो सकता है? नहीं नहीं प्रिंस, तुम अपनी जगह से जुम्बिश नहीं करोगे? अब भी रिवाल्वर की ज़द पर हो। प्रिंस कुछ न बोला। वो साकित तो सामित खड़ा तारीख रोशनदान को घूरे जा रहा था। हमीद, कॉन्स्पिरेसी दी ग्रेट, मैं तुम्हारे मुतालिक सोच भी नहीं सकता था। खैर, देखूंगा। तुम्हें अगर सिस्का कर ना मारा तो कुछ भी ना किया। मम अरे बाप रे, मतलब ये कि मम मेरी भी तो सुनिए। शट अप, रोशनदान से आवाज़ आई। थोड़ी देर तक फिर सन्नाटा छाया रहा। प्रिंस ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि रोशनदान से फिर आवाज़ आई। अब तुम ये सोचना तर्क कर दो कि तुम्हारी रियासत के गिर्द लोहे की दीवारें हैं। उस वक्त तुम्हारे मुहाफिज दस्ते की आंखों में धूल झोंकी थी। कल तुम्हें एक थैले में बंद करके शायद सड़कों पर भी घसीटता फिरूं। प्रिंस चीख कर अपने आदमियों को आवाज़ें देने लगा, लेकिन दरवाजे तो बंद थे। शायद उन्हें बाहर से न खोला जा सकता। रोशनदान से कह की आवाज़ आई और कहा गया, एंग्लो इंडियन और उसकी लड़की को स्टेट से निकल जाने दो, ये मेरा हुक्म है। बकवास बंद। प्रिंस हलक फाड़ कर चीखा, सिर्फ 2 घंटे की मोहलत।
फरीदी की आवाज़ आई। अगर वो दोनों 2 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पर नज़र न आए तो मैं सचमुच तुम्हें थैले में बंद करके सड़कों पर घसीटता फिरूंगा। शब बखैर। लीश तड़प कर सर्द हो चुका था और लड़की एक गोशे में दुबकी हुई बुरी तरह काँप रही थी।